Greetings to my all dear students. I welcome you all to the online learning platform of Agriculture Academy. I hope you all are pink in health and high in spirits. I hope you all are doing good. So let's start today's class. So in the previous two classes, we were discussing about the topic pronoun. Okay. So from in last to last class, we started the topic pronoun, and in the previous class also we continued that topic, and in this class also we will continue the topic pronoun. Okay, so we started with what is pronoun. Okay, we studied about that what is pronoun. Then we studied about different kinds of pronouns, means what are the different kinds of pronouns. But still the different kinds of pronouns has not been completed yet. So we will just study, we will continue that topic only. Okay. ओके तो लास्ट क्लास में हम लोग ने आई थिंक रिलेटिव प्रोनाउन तक पढ़ा था, है ना। रिलेटिव प्रोनाउन, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन पढ़ रहे थे, तो काइंड्स ऑफ प्रोनाउन के अंदर एक सब टॉपिक था रिलेटिव प्रोनाउन। तो आई थिंक रिलेटिव प्रोनाउन तक हम लोग ने कवर अप किया था। ओके, अब रिलेटिव प्रोनाउन थोड़ा पढ़ा था हम लोग ने, उसमें हम लोगों ने देखा कि रिलेटिव प्रोनाउन होता क्या है। ऐसे सारे प्रोनाउंस जो किसी भी दो नाउन्स के बीच में, कि दो थिंग्स या दो पर्सन्स किसी के बीच में एक रिलेशन एस्टैब्लिश करने का काम करें, एक रिलेशन शो करने का काम करें, उनको हम कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, तो आज की क्लास में हम ये पढ़ेंगे कि रिलेटिव प्रोनाउन को यूज करने के क्या रूल्स होते हैं। लाइक हम लोग ने जब पॉजिटिव प्रोनाउन पढ़ा था, पॉजिटिव काइंड ऑफ प्रोनाउन पढ़ा था, तो उसमें हम लोगों ने कुछ रूल्स देखे थे कि क्या रूल्स है पॉजिटिव प्रोनाउन को यूज करने के। तो वही वैसे ही कुछ सिमिलर नहीं, दो दे आर डिफरेंट, बट वैसे ही रूल्स हमारे रिलेटिव प्रोनाउन में भी हैं। ओके, तो वी विल सी कि कितने रूल्स हैं रिलेटिव प्रोनाउन को एक सेंटेंस में प्रॉपर्ली यूज करने का। ठीक है, एंड वन मोर रिक्वेस्ट फ्रॉम यू ऑल इज दैट प्लीज कीप द क्लास इंटरैक्टिव। ठीक है, क्लास इंटरैक्टिव रहेगी, क्लास में आप कुछ पूछोगे, आंसर करोगे, तो इससे हमें भी अच्छा लगेगा पढ़ाने में और आपको भी पढ़ने में अच्छा लगेगा। ठीक है, दो देयर आर नॉट सो मेनी स्टूडेंट्स इन द क्लास, बट जितने भी क्लास में बच्चे हैं, आई वांट कि आप लोग बीच में क्वेश्चन करते रहो, कुछ ना कुछ बोलते रहो, पूछते रहो। ठीक है, क्योंकि क्लास को इंटरैक्टिव रखो, बिकॉज क्लास अगर इंटरैक्टिव नहीं रहेगी, तुम्हें पढ़ाने कोई मतलब नहीं, क्लास बहुत बोरिंग हो जाएगी। ओके, सो कीप द क्लास इंटरैक्टिव। ओके, और ऑल्सो आपके पास चैट बॉक्स की इतना अच्छा ऑप्शन अवेलेबल है, तो आप उसका यूज करके क्लास को इंटरैक्टिव बना सकते हो। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। ओके, तो आज भाई हम लोग प्रोनाउंस का कंटिन्यूएशन करेंगे। ओके, okay, so here is what are the rules of relative pronoun. Okay, so rule number 1 is relative pronouns can be used as subject or object. They also work as a conjunction. ठीक, रिलेटिव प्रोनाउन जो है एक सेंटेंस में एक सब्जेक्ट की तरह भी यूज हो सकता है, एज वेल एज एक ऑब्जेक्ट की तरह भी यूज हो सकता है। ठीक है, इवन समटाइम्स आपका जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो एक कंजंक्शन की तरह भी यूज हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, द बैग दैट इज देयर इज योर्स, है ना, जो बैग वहां पर है वो तुम्हारा है, तो दैट हमारा क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है, और ये किसको शो कर रहा है, बैग को, मीन सब्जेक्ट को शो कर रहा है। ठीक, therefore it is being used as subject here. फिर the bag that I found yesterday is hers, तो जो यहाँ पे बैग, यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है और that आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, और that रिलेटिव प्रोनाउन जो है, जो बैग ऑब्जेक्ट है, उसको शो करने में, उसको डिस्क्राइब करने में हेल्प कर रहा है। Therefore यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि रिलेटिव प्रोनाउंस एज ए सब्जेक्ट भी यूज हो सकते हैं सेंटेंस में, एज ए ऑब्जेक्ट भी यूज हो सकते हैं सेंटेंस में, as well as एक conjunction भी यूज हो सकते हैं सेंटेंस में। What do you mean by conjunction? Conjunction are the words that help to combine two sentences या फिर two phrases. ओके, ऐसे सारे वर्ड्स जो दो सेंटेंसेस को मिलाने का काम करें, उनको हम कहते हैं conjunctions. For example, and, but, or, like, these all are conjunctions. Okay, now
I hope rule number 1 is clear. Please say yes or no. If yes, then that's great, and if it's no, then please tell me where are you facing the doubt. Please. The option of chat box is available to you. Please use that option. Okay, I'll feel really grateful to you. Okay. Okay. Now moving on to rule number 2. Rule number 2 is relative pronouns like who and whom are not used for non-living things. ठीक? अब जैसे आपके relative pronoun होते हैं, जैसे कि who या फिर whom हो गया, है ना? Who, whom, ये सब आपके मतलब आप बोलोगे who और whom तो interrogative pronoun भी होता है, तो हाँ बेटा who और whom आपके interrogative pronoun होते हैं, as well as आपके ये relative pronoun भी होते हैं. आप इनका यूज कैसे करोगे? It will be used on the basis of the meaning of the sentence. मतलब जैसा सेंटेंस का मीनिंग होगा उसी के बेसिस पे आप इन वर्ड्स का यूज करोगे. तो therefore who और whom जो है आपके कभी भी नॉन लिविंग थिंग्स के साथ यूज नहीं होते हैं. Let's see what's ahead. Are used for person and living things. ठीक है. तो जो who और whom आपके प्रोनाउंस होते हैं ये हमेशा किसी इंसान के लिए या फिर लिविंग थिंग्स के लिए यूज होते हैं. Who is used in the nominative case and whom is used in the objective case. ठीक है. तो who जो है हमेशा नॉमिनेटिव केस में यूज होता है और whom हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में यूज होता है. अब यहाँ पे कुछ बच्चे होंगे बोलेंगे मैम नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है. तो बेटा स्क्रॉल करके आप प्रीवियस क्लासेस देखना, नाउन की क्लास में जाना. नाउन की क्लास में देखो मैंने लास्ट टॉपिक यही पढ़ाया है, नाउन एंड द केसेस. उसमें मैंने पढ़ाया है आपको क्या, सब्जेक्टिव केस, नॉमिनेटिव केस, पॉजिटिव केस, ये तीनों ही केसेस मैंने पढ़ाए हैं. तो आप वहां पे जाके चेक करो. फिर भी मैं आपको एक ट्विस्ट दे देती हूँ. ठीक है. जब प्रोनाउन सेंटेंस के सब्जेक्ट के लिए यूज हो, है ना, सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है उसके लिए यूज हो तो उसको हम कहते हैं नॉमिनेटिव केस. वहीं पर अगर प्रोनाउन सेंटेंस के ऑब्जेक्ट के लिए यूज हो तो उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव केस. तो वही सेम चीज यहाँ पे लिखी हुई है कि who हमेशा सब्जेक्ट के लिए यूज होता है, मींस नॉमिनेटिव केस के लिए यूज होता है, और whom हमेशा ऑब्जेक्टिव के लिए यूज होता है, ऑब्जेक्ट के लिए यूज होता है. देयरफॉर ये ऑब्जेक्टिव केस के लिए यूज होता है. ठीक. और who is used with people and those. ठीक है. जैसे हम बोलते हैं people, है ना, people are there, या फिर those are sitting there, those are standing there. तो people और those जैसे वर्ड्स के लिए हम who का यूज करते हैं. ओके. Is it clear to you all? Please let me know in the chat box. Okay, a chat box is very empty and it does not feel good to see an empty chat box. So please use the facility of chat box that is given to you. Okay. At least you all have purchased the course, so yeah, it should be fruitful and beneficial to you only. Okay. So please use the availability of chat box, please. Okay. So is it clear? Now we will see some examples of rule number 2. What are the examples? I like the one who helps the poor. ठीक, मुझे वो पसंद है जो गरीबों की मदद करता है. तो यहाँ पर देखो one is a what? One यहाँ पर हम लोगों का living thing है ना, living thing है, प्लस क्या है, ये हमारा सब्जेक्टिव केस है या फिर नॉमिनेटिव केस है ना. मैंने खुद बताया है ना कि who हमेशा सब्जेक्टिव केस मींस नॉमिनेटिव केस के साथ यूज होता है. तो यहाँ पर वन हमारा क्या है, लिविंग थिंग है, प्लस सब्जेक्टिव या फिर नॉमिनेटिव केस है. देयरफॉर इसके साथ हमने who का यूज किया है. ठीक. नेक्स्ट एग्जांपल है, दिस इज द गर्ल whom all admire. ये वही गर्ल है जिसको सब एडमायर करते हैं. तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट तो दिस है. ठीक. दिस हमारा सब्जेक्ट है और गर्ल हमारा क्या है, गर्ल इज योर ऑब्जेक्ट है.
और ऑब्जेक्टिव केस जब होता है, ऑब्जेक्टिव केस के साथ जब प्रोनाउन यूज होता है तब हम यूज क्या करते हैं, whom का यूज करते हैं। और गर्ल हमारा लिविंग थिंग है, therefore हमने यहाँ पर whom का यूज किया है। नेक्स्ट क्या है, I know all those who were involved in the case। मुझे वो सारे लोगों को पता है जो लोग केस में इन्वॉल्व थे। तो अभी हम लोग ने पढ़ा कि जब भी पीपल या फिर दोस्त जैसे वर्ड्स आ जाएं तो वहां पर हम हमेशा हु का यूज करेंगे। तो यहाँ पर देखिए आपका दोज वर्ड आया है, देयरफॉर इसके साथ हमने हु वर्ड का यूज किया है, हु प्रोनाउन का यूज किया है। आर द एग्जाम्पल्स क्लियर टू यू? If there is any doubt in any of the example, please let me know in the chat box. Okay? Now moving on to the next example. All the people who took the membership are happy. तो यहाँ पर फिर से वही चीज आ गई, देखो यहाँ पर हमने all the people की बात की है, और जब भी हम all या फिर people इन सब की बात करेंगे तो वहां पर हम who रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। तो therefore यहाँ पर आपका who रिलेटिव प्रोनाउन का यूज हुआ है। ओके, सो these were the examples of rule number 2. Are all the examples clear to you? Is there any doubt in any of the example? Then please let me know in the chat box. I am requesting, I am telling you again and again, please use the chat box. I'll be really happy. Okay? Okay. Now moving on to the next rule. Okay. So rule number 3 is which is used for non-living things and animals. ठीक है? तो आपका ओके बाहर, दैट्स ग्रेट कि आपने चैट बॉक्स का यूज किया है। ठीक, नेक्स्ट है आपका जो विच रिलेटिव प्रोनाउन होता है, ये हमेशा लिविंग थिंग्स और एनिमल्स के लिए यूज होता है। ठीक है, सिंपल सा है, विच हमेशा लिविंग थिंग्स एज वेल एज ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, द बुक विच आई परचेज yesterday is good, मतलब जो बुक मैंने कल खरीदी थी वो अच्छी थी। तो यहाँ पर बुक हमारा सब्जेक्ट है जो कि क्या है, जो कि नॉन लिविंग थिंग है, therefore हमने यहाँ पर which प्रोनाउन का यूज किया है। Is it clear to you all? If you have any doubt anywhere, please let me know in the chat box. Okay? And yeah, one more thing. If there is an animal, means any animal, then you will use which. But if the sentence talks about any pet animal, then you will use who or whom. Okay? अगर हम किसी पेट एनिमल की बात करेंगे तब हम who या फिर whom का यूज करेंगे। अदरवाइज अगर हम रैंडमली किसी एनिमल की बात कर रहे हैं तो हम वहां पर which का यूज करेंगे। Is it clear? Is it clear to you all? Okay. Now moving on to next rule. Okay. So next rule is what is used for non-living things. Okay. फिर आपका एक रिलेटिव प्रोनाउन होता है what. ठीक है, तो what हमेशा हम नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज करते हैं। ठीक, what आपका इंटरोगेटिव प्रोनाउन भी होता है एज वेल एज रिलेटिव प्रोनाउन भी होता है, और इसको हमेशा हम नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, what can't be cured must be endured. ठीक, तो देखो यहाँ पर हमने what का यूज किया है फॉर नॉन लिविंग थिंग। ठीक है, अब देखो what can't be cured must be endured, मतलब जिसको ठीक नहीं किया जा सकता है उसको सहने की आदत डाल लेनी चाहिए। तो अब जो चीज ठीक ना कीजिए वो जनरली सीधी सी बात नॉन लिविंग थिंग ही होगी, देयरफॉर हमने यहाँ पे what का यूज किया है। I know what you want to say, यहाँ पे देखो what का यूज हुआ है जो कि आपका नॉन लिविंग थिंग के लिए हुआ है। एंड नेक्स्ट एग्जांपल इज
what he told you is correct, उसने तुमको जो भी बताया है वो सही है, तो जो भी बताया है वो एक सेंटेंस होगा, क्वेश्चन होगा, कुछ होगा, तो सेंटेंस, क्वेश्चन, वर्ड, लेटर, ये सारे ही नॉन लिविंग थिंग्स हैं, इसीलिए हमने उनके साथ व्हाट नॉन लिविंग व्हाट रिलेटिव प्रोनाउन का यूज किया है. ओके, इज इट क्लियर? आर द एग्जांपल्स क्लियर टू यू ऑल? If you have any doubt anywhere, please let me know in the chat box. Okay, now moving on to the next slide. Okay, next we'll see the rule number 5. Okay, I request you all to please use the facility given to you, that is of chat box. So please let me know that is everything clear to you all or not. Please, you have that facility. Okay. Okay, now we'll see rule number 5. What's the rule number 5? Sometimes कभी कभी ऐसा होता है कि आपका ये जो वर्ड है बट इज ऑल्सो यूज्ड एज ए रिलेटिव प्रोनाउन. ठीक है, बट आपका जो वर्ड है जो कि आपका एक कंजंक्शन भी है, इसको आप एज ए रिलेटिव प्रोनाउन भी यूज करते हो. फॉर एग्जाम्पल, देयर इज नो प्रॉब्लम बट हैज ए सॉल्यूशन. मतलब ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है दुनिया में जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं है. तो यहाँ पर देखो बट ने एक रिलेटिव प्रोनाउन की तरह काम किया है. So therefore we can say कि but can also be used as a relative pronoun. Okay, is it clear to you? Now we can move to the next slide. ये बहुत ही simple rule था, इसमें माथापच्ची करने की जरूरत नहीं. That was very simple and basic rule. Okay, now moving to the next slide. Okay, next rule is that is used with living and non-living noun, singular and plural nouns. आपका जो next, okay, so moving on next rule, that जो आपका relative pronoun है that, okay, relative pronoun that, it is used with living things also as well as with non-living things also, as well as singular and plural nouns both. Okay, so that is used with living, non-living, singular, plural, with each and everything. For example, I have lost the book that you gave me. तो यहाँ पर देखो book is a non-living thing plus singular thing, still that is being used here with it. Next is he that is content is happy. He that is content is happy. So here he is a living thing as well as singular noun with that is used. Okay, is it clear? Rule number 6 was simple, that can be used with living thing also, non-living thing also, plural noun also and singular noun also. Okay, now moving to the next rule. Okay, there are a few more things. Let's see what are more things. No preposition is used before that. If there is a need to put up the preposition, that it is put at last. Okay, किसी भी सेंटेंस में that के पहले कोई भी preposition यूज नहीं होती है. और अगर मान लो ड्यू टू एनी केस वहां पर उस सेंटेंस में प्रीपोजिशन को यूज करने की जरूरत पड़ गई, तो वो प्रीपोजिशन हमेशा सेंटेंस के लास्ट में यूज होती है. फॉर एग्जाम्पल, वी नो दैट होटल दैट शी लिव्स इन. हमें उस होटल के बारे में पता है जहां वो रहती है. तो यहाँ पर देखो आपका प्रीपोजिशन दैट यूज हुआ है और दैट प्रीपोजिशन के बाद में या पहले कहीं भी आपका कंजंक्शन यूज नहीं हुआ है. कंजंक्शन यूज करने की जरूरत थी वहां पर, तो कहाँ यूज हुआ है? वो लास्ट में यूज हुआ है. तो therefore this is a rule कि that preposition, that pronoun कहीं भी अगर आए, किसी भी सेंटेंस में अगर आए, तो उसके पहले कभी भी हम कंजंक्शन का यूज नहीं, सॉरी
प्रीपोजिशन का यूज नहीं करेंगे। प्रीपोजिशन हमेशा दैट के केस में लास्ट में यूज होगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है? दिस इज द पर्सन दैट आई टोल्ड यू अबाउट। ये वही इंसान है जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। तो दैट है, दैट के पहले कोई भी आपकी प्रीपोजिशन यूज नहीं हुई है, और प्रीपोजिशन को यूज करने की जरूरत थी तो प्रीपोजिशन कहाँ यूज हुई है? सेंटेंस के लास्ट में यूज हुई है। ओके, सो इज द रूल नंबर सेकेंड क्लियर टू यू ऑल? Are these rules clear to you? Yes or no? Can we move ahead now? I am waiting for your answer, and that I am taking for drinking the water. Okay. Okay. Now moving on next slide. Okay. Next is, if there is a superlative degree, then the use of that is more suitable than the use of who or which. मान लो किसी भी सेंटेंस में किसी भी एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री यूज हुई हो, तो उस सेंटेंस में हमेशा हम दैट का यूज करेंगे, हु और विच का यूज नहीं करेंगे। भले ही वहां पे लिविंग थिंग हो या फिर नॉन लिविंग थिंग हो, चाहे सिंगुलर नाउन हो या प्लूरल नाउन हो। अब सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है? एडजेक्टिव जानते हो क्या होता है ना? एडजेक्टिव्स, विशेषण, इनको हिंदी में कहते हैं हम। जो भी नाउन्स को डिस्क्राइब करते हैं वो एडजेक्टिव्स होते हैं, ठीक है? तो एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज होती हैं, ठीक? एक होती है मतलब एक बेसिक होता है, जो बेसिक वर्ड होता है, ठीक? फिर होती है कंपैरेटिव डिग्री, जो कंपैरिजन करने में हेल्प करती है, और एक होती है सुपरलेटिव डिग्री, जो कि एकदम बेस्ट चीज में सुपरलेटिव होती है, एकदम हाईएस्ट होती है। जैसे एग्जांपल के हम मान लो लेते हैं गुड, ठीक? तो गुड आपका एक एडजेक्टिव का बेसिक वर्ड है ये, ठीक? इसका कंपैरेटिव डिग्री होगा बेटर, और इसका सुपरलेटिव डिग्री होगा बेस्ट। तो अगर किसी भी सेंटेंस में एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री आ रही है, तो उसमें हम हमेशा दैट का यूज करेंगे, ना कि हु या फिर विच का। फॉर एग्जाम्पल, ही इज द मोस्ट इलोक्वेंट स्पीकर दैट आई हैव एवर हर्ड। इलोक्वेंट मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड इलोक्वेंट? इलोक्वेंट मतलब जिसकी स्पीकिंग स्किल्स बहुत अच्छी है। इलोक्वेंट वर्ड आपका कहां से आया है? लोक्वा आपका रूट वर्ड है, लोक्वा। लोक्वा वर्ड से इलोक्वेंट निकल के आया है। इलोक्वेंट मतलब जिसकी स्पीकिंग एबिलिटी, स्पीकिंग स्किल्स बहुत अच्छी है, उसकी आवाज बहुत मधुर है, दैट इज इलोक्वेंट, ठीक है? तो आप उसमें देख सकते हो कि मोस्ट इलोक्वेंट लिखा है। तो मोस्ट इलोक्वेंट मतलब क्या? कि एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री यूज हुई है, देयरफॉर हमने इसके साथ दैट का यूज किया है। ओके, नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट एग्जांपल। Patel was the greatest man that India produced. So greatest is your superlative degree, and with that, that is used here. Next is with words like all, any, anybody, anything, much, nothing, little, somebody, no one, none, the same. Okay, the same plus noun, the only plus noun, etc. देखो, अगर मान लो कोई भी ऐसे वर्ड सेंटेंस में आ रहे हैं, जैसे कि क्या? ऑल आ रहा है, एनी आ रहा है, एनीबडी आ रहा है, एनीथिंग आ रहा है, मच आ रहा है, नथिंग आ रहा है, लिटिल आ रहा है, समबडी आ रहा है, या फिर नोबडी आ रहा है, या फिर नन आ रहा है। इसके अलावा अगर द सेम वर्ड के साथ कोई नाउन यूज हो रहा है, या फिर द ओनली वर्ड के साथ कोई नाउन यूज हो रहा है,
तो उसके साथ हमेशा दैट का यूज करेंगे, ठीक है, और कोई भी वहां पर हम रिलेटिव प्रोनाउन का यूज नहीं करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड. तो यहां पर देखो ऑल आ रहा है, तो ऑल के साथ हमने दैट प्रोनाउन का यूज किया है. नेक्स्ट क्या है, देयर वॉज नन दैट डिडंट सपोर्ट द कॉज. तो यहाँ पर देखो देयर वॉज नन आ रहा है और नन के साथ हमने दैट का यूज किया है. कभी कभी आपको एरर करेक्शन में ये सेंटेंस दे सकता है. मान लो सेंटेंस को ऐसे चेंज कर दे, देयर वॉज नन हु डिडंट सपोर्ट द कॉज. तो इसमें क्या गलती होगी, सेंटेंस में नन आ रहा है, एनो एनी नन आ रहा है, तो उसके साथ हम दैट का यूज करेंगे, ना कि हु और विच का यूज करेंगे. ठीक है, ये है एक्सेप्शन थोड़ी बहुत, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना. ठीक है, नेक्स्ट क्या है, देयर वॉज नॉट एनी दैट कुड बी फॉलोड. यहाँ पर देखो एनी आ रहा है और एनी के साथ देखो हमने यहाँ पर दैट का यूज किया है. नेक्स्ट है, देयर वॉज समबडी दैट रेज्ड द मैटर. तो देयर वॉज समबडी, तो समबडी आ रहा है और समबडी के साथ हमने यहाँ पर दैट का यूज किया है. इज इट क्लियर टू यू ऑल? A, B, C, D, all four parts, all four examples. Can we move ahead now? Okay, now moving on next part. With interrogative pronouns like who and what, that is used. जब भी कोई इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस यूज हो, जैसे हु यहाँ पे कहोगे कि अब हु रिलेटिव प्रोनाउन भी है ना, तो वो आपको अपना सेंटेंस में देखना पड़ेगा कि सेंटेंस में हु रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यूज हो रहा है या फिर इंटेरोगेटिव प्रोनाउन की तरह यूज हो रहा है. कंफ्यूज मत होना, हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम ये सारी चीजें उसमें कवर अप कर लेंगे. ठीक है, तो देखो जैसे कि हु और व्हाट इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस हैं, तो इन इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस के साथ हमेशा दैट का यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज दैट you cannot solve. Wait. Okay. What is that you can't solve? ऐसा क्या है जो तुम सॉल्व नहीं कर सकते. तो यहाँ पर देखो आपका what इंटरोगेटिव प्रोनाउन आया है और उसके साथ हमने that का यूज किया है. नेक्स्ट है what is there that I can't see. यहाँ पे फिर से देखो what आया है और हमने यहाँ पे दैट का यूज किया है. तो सिंपल सा है. वैसे ही हमारा एग्जाम्पल नंबर 3 भी है, आप लोगों को खुद से देख लेना, कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो मुझसे पूछ लेना. ठीक है, तो जैसे कि इंटरोगेटिव प्रोनाउंस हैं व्हाट और हु, तो उनके साथ हमेशा दैट का यूज करेंगे. इज इट क्लियर टू यू ऑल? If there is any doubt in any part of the sentence, please let me know in the chat box. Okay, now moving to the next part. Okay, next is if there are two nouns or antecedents in which there is one person, an animal or thing, यहाँ पे one होगा, then relative pronoun that is used. मान लो कोई भी सेंटेंस है ना, और उस सेंटेंस में दो नाउन्स आ रहे हैं या फिर दो एंटीसीडेंट्स आ रहे हैं. एंटीसीडेंट्स मतलब दो नाउन्स या फिर दो सब्जेक्ट की बात हो सकती है, दो सब्जेक्ट्स आ रहे हैं. एंटीसीडेंट्स हियर इज फॉर सब्जेक्ट्स. तो मान लो कोई भी सेंटेंस है उसमें दो नाउन्स आ रहे हैं या दो सब्जेक्ट आ रहे हैं और उनमें से एक लिविंग थिंग है, एक नॉन लिविंग थिंग है, या फिर एक लिविंग थिंग है, एक एनिमल है, तब उस केस में हमेशा दैट का यूज करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, द थीफ एंड हिज कैट that stole the things were caught. यहाँ पर देखो, the thief living thing है और हमने पढ़ा है कि एनिमल्स के लिए हमेशा नॉन लिविंग थिंग की ही यूज करते हैं. तो कैट यहाँ पर नॉन लिविंग थिंग कंसिडर हो रही है, तो इसीलिए हमने इसके साथ दैट प्रोनाउन का यूज किया है. ओके, इज इट क्लियर टू यू ऑल? नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पार्ट. As or that is used after saying and such.
जैसे कि आपके वर्ड्स यूज हुए सेंटेंस में सेम या फिर सच, तो उसके बाद हमेशा एज या फिर दैट का यूज करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द सेम फेलो दैट केम यस्टरडे ऑल्सो. ये वही फेलो है, ये वही इंसान है जो कल भी आया था. देखो सेम है, सेम के साथ हमने यहाँ पर दैट का यूज किया है. नेक्स्ट क्या है, माई बुक्स आर सेम एज योर्स. तो यहाँ पर भी देखो सेम भी यूज, सेम यूज हुआ है और उसके साथ हमने एज का यूज किया है. ये सिंपल से ये भी रूल था कि एज और दैट जैसे, सॉरी, सेम और सच जैसे वर्ड्स के साथ हमेशा एज या दैट को यूज करेंगे. ओके, इट्स क्लियर टू यू ऑल. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. आज के लिए बस इतना ही. ठीक है, इसके अलावा भी कुछ रूल्स और हैं, है ना, बट दैट विल डिस्कस इन टुमारोज क्लास. ओके, और तब तक मैंने अभी जितने रूल्स पढ़ाए, आई थिंक 5 to 6 वो मैंने जितने ही पढ़ाए हैं, प्लीज रिवाइज इट. और इसके पहले साइंस पढ़ाए थे वो भी रिवाइज कर लेना अच्छे से. बाकी हम लोग मिलते हैं कल की क्लास में, इन टुमारोज क्लास. तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड वी विल मीट टुमारो. ओके.